हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंशियन इन इमोशंस। आई होप आप सब अच्छे हैं। अच्छे नहीं हो तो हो जाओ यार। गाइस, मैं क्या करूं? खैर, मुझे बस ये बताना है कि आज मैं रेगुलर वीडियो नहीं लेके आई हूँ क्योंकि मैं वन शॉट लेके आई हूँ। और वो इसलिए क्योंकि आज लास्ट डे है ईजान फीस्ट का और मेरा बहुत 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 ज़्यादा मन था कि मैं शामा दी के इस फीस्ट में ना पार्टी से पेट करूँ, इसलिए मैं अपना वन शॉट लेके आई हूँ। एंड आई होप आप लोगों को ये अच्छा लगेगा। जो भी लगा है, जैसे भी लगे, कमेंट्स करके ज़रूर बताना, क्योंकि आप लोगों के कमेंट्स से ना मुझे इतनी एनर्जी मिलती है, अंदर से एकदम आग लग जाती है कि नहीं, दूसरा भी लेके आना ही है। कमेंट्स नहीं आते ना तो ऐसा लगता है कि कोई नहीं, कोई वेट नहीं कर रहा है। असल दुनिया में तो कोई है ही नहीं, और वर्चुअल दुनिया में भी कोई नहीं है जो तेरा इंतज़ार करे जिया, ऐसा लगने लगता है मुझे। अगर आप लोग चाहते हो कि मुझे ऐसा ना लगे तो ढेर सारे कमेंट्स करना, और जितने बड़े होंगे उतना ज़्यादा अच्छा। मेरा मतलब कमेंट्स, और कुछ मत समझा करो, मेरा दिमाग उतना भी ज़्यादा उल्टा नहीं जाता है। मैं बहुत लंबा सोच के चलती हूँ। मेरा मतलब कमेंट्स के बारे में बात कर रही हूँ मैं। खैर, आज के इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। इसका नाम है फॉरबिडन प्रिंसेस, जो कि बहुत ज़्यादा क्यूट एंड स्वीट एंड फनी रोमांटिक डार्क रोमांस वाला है, जो आपको सुन के बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। इस स्टोरी में आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा, एंड मैं ये स्टोरी आपको ऐसे ही नहीं बताने वाली हूँ। आप पूरा सुनोगे तब आपको पता चलेगा। तो चलिए, बिना किसी देर के, बिना किसी बकवास के, इस प्यारी सी कहानी की शुरुआत करते हैं, जिसकी शुरुआत होती है एक सीन से जहाँ पर सूरज डूब रहा है। उस डूबते सूरज के साथ में किसी की उम्मीदें भी जैसे डूबने वाली हैं शायद। सामने एक लड़की खड़ी है, मिनी स्कर्ट, वो स्कर्ट जो कि रेड कलर का है, उसके ऊपर एक टी शर्ट उसने पहनी हुई है, साथ ही एक जैकेट डाली हुई है क्योंकि बहुत ठंडी हवाएं बह रही हैं। उस लड़की के सिल्की और स्ट्रेट बाल उसके कंधों से उड़ रहे हैं, उसकी आंखों पर भी कुछ बाल आ रहे हैं। उसने अपने बालों में एक वाइट मोती वाला एक बहुत ही सुंदर सा हेयर क्लिप लगाया हुआ है। आधे बालों को हाफ पोनीटेल बनाई हुई है और काफ़ी सारे बाल खुले हैं। नेल्स न ज़्यादा बड़े हैं न ज़्यादा छोटे हैं। एक बहुत ही स्वीट कलर्स में लगाया हुआ है उसने, लाइट पिंक, एंड इसके साथ में ही गले में उसने एक पेंडेंट पहना हुआ है जिसमें शायद एक लॉकेट है जिसमें किसी के पिक्चर्स होगी, एंड उसने हील्स पहन रखे हैं। वो लड़की उस ब्रिज पर सामने खड़ी हुई है, एंड वो आसपास देख रही है, या शायद ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि जिस शख्स को वो ढूंढना चाहती है वो यहाँ आया कि नहीं। कुछ समय बाद वहाँ पर वो शख्स भी आ जाता है। उस इंसान ने, उस लड़के ने बहुत ही फॉर्मल से क्लॉथ पहने हुए हैं, एक शर्ट, हाथ में अपना कोट है और फॉर्मल पैंट्स, ब्लैक कलर के शूज़ और मैसी हेयर, पर फिर भी वो बहुत ज़्यादा परफेक्ट लग रहा है। इनपरफेक्शन में भी एक परफेक्शन होती है जिसकी पूरी डेफिनेशन इस शख्स में दिखाई दे रही थी। वो जो लड़की वहाँ पे खड़ी थी वो शख्स की तरफ देखती है, उसकी आंखों में बहुत सारे इमोशंस हैं। वो लड़की जैसे डरी हुई है, साथ ही थोड़ी सी उम्मीद उसे है, जो उम्मीद दूर दूर तक किसी को नज़र नहीं आ सकती, वो जो खुद भी उस उम्मीद के बारे में नहीं सोच सकती। लेकिन हाँ, बहुत ज़्यादा निराश है और बहुत ज़्यादा दुखी है और काफ़ी ज़्यादा गिल्ट में है। उसका चेहरा ही गिल्ट से भरा हुआ है, उसकी आंखों में आंसू हैं। जैसे ही वो लड़की उस इंसान को देखती है जैसे उसने यहाँ बुलाया था मिलने के लिए, वो शख्स जैसे उसके पास आ रहा था, उस लड़की की दिल की धड़कन इतनी तेज़ हो गई थी कि उस तेज़ हवा से भी उसकी आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता था। उसकी धड़कनें बहुत तेज़ी से धड़क रही थी, जैसे उसका दिल उसके सीने से बाहर निकल करके उसे 2 थप्पड़ लगा के बोलेगा कि तू ये क्या कर रही है, तुझे ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए, तू पागल हो गई है क्या? एक पल में जो कुछ पाया है सब कुछ तेरे हाथ से खो जाएगा, तुझे कुछ भी नहीं मिलेगा फिर। पर जैसे कि उसने सोच लिया था, आज तो वो बोल कर रहेगी। सामने जो इंसान था वो वहाँ आता है,
वहाँ आकर वो उस लड़की को देखकर ज़ोर से चिल्लाता है, इंग। हाय। मैं लेट तो नहीं हुआ ना? आई एम सो सॉरी। मेरी ना एक बहुत अर्जेंट मीटिंग आ गई थी जिसे कंप्लीट करना बहुत इंपॉर्टेंट था, अदरवाइज़ मैं बहुत टाइम पे पहुंच जाता। तुम्हें पता है ना, मेरी अभी अभी जॉब लगी है, तो मुझे तो ये सब करना होगा। वेल, तुमने मुझे इतनी अजीब जगह पे क्यों बुलाया? हम हमेशा की तरह किसी कैफ़े में, किसी रेस्टोरेंट में मिल सकते थे ना, तो यहाँ क्यों बुलाया है? इंग उसे देख रही थी। इंग जो उस शख्स के पास आके बोलती है, रंजा, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। ऐसा बोलकर वो लड़की, जो कि वांगजी की तरफ, हाँ जी वांगजी था जो अभी वहाँ से आया, इंग वांगजी की तरफ देखती नहीं रही थी, बल्कि वो ज़मीन को देख रही थी, अपने पैरों को देखते हुए कहती है, मुझे बस समझ नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ से शुरुआत करूँ। वांगजी जो इंग को देखता है और अपने सर को थोड़ा सा नीचे झुकाता है, जैसे कि वो इंग की आंखों में देखना चाहता हो। फिर वो एक कदम आगे बढ़ाता है और इंग के हाथ को पकड़ के कहता है, तुम इतना घबराई हुई क्यों हो? तुम्हें जो कहना है तुम वो कह सकती हो, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा। हो सकता है तुम जो कहना चाहती हो वो मेरे मन में भी हो सकता है तुम जो कहो उसके बाद तुरंत तुम्हें पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिले। तुम्हें इतना डरना नहीं चाहिए, क्योंकि कोइंसिक्वेंस क्या होंगे तुम्हें कैसे पता जब तक कि तुम बताओगी नहीं। इंग हल्की से अपनी आंखें उठाती है और वांगजी की आंखों में देखती है। वांगजी उसकी आंखें देखकर डर गया था। वांगजी को लग रहा था कि इंग शर्मा रही है, क्योंकि शायद इंग उसके प्यार का इजहार करने आई है, पर इंग की आंखों में घबराहट नहीं थी, गिल्ट था। क्या इंग उसे ये तो नहीं बोलने वाली कि वांगजी को वो पसंद नहीं करती? अगर उसने ऐसा बोला तो वांगजी क्या करेगा? वांगजी की पकड़ इंग के हाथों पे टाइट हो गई थी। इंग अपने हाथों को वांगजी के हाथों से छुड़ाती है और कहती है, मुझे माफ़ कर देना लंजा, पर मुझे तुम्हें यह सच बताना बहुत ज़रूरी है। मैं इस सच को बताए बिना कैसे रहूं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। मैं खुद को माफ़ कैसे करूं, मुझे ये भी समझ नहीं आ रहा है कि मैंने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी। मुझे खुद के ऊपर शर्म आ रही है। मैंने क्या किया है? मैं सेल्फिश हूँ, मैं बहुत ज़्यादा सेल्फिश हूँ। वांगजी इंग को देख रहा था। वो इंग की तरफ एक कदम आगे बढ़ता है कि इंग दुखी है, इसलिए वो इंग का हाथ फिर से पकड़ लेता है और कहता है, तुम जो भी कहना चाहो तुम कह सकती हो, मैं हर एक फैसले में तुम्हारे साथ खड़ा रहूँगा। वांगजी अपने मन में कहता है, कोई बात नहीं, अगर इंग उसे पसंद नहीं करती होगी तो भी कोई बात नहीं है, वो फिर भी इंग का साथ देगा। इंग वांगजी की तरफ देखती है और कहती है, मैंने तुम्हें अप्रोच किया था ना, मेरा वो करने का एक पर्पस था। वांगजी इंग को देख रहा था, बहुत पेशेंसली वो उसे सुनना चाहता है। वो पूरी बात सुने बगैर कोई भी एक्शन नहीं लेना चाहता। जब वांगजी कुछ नहीं कहता है तो इंग उसके हाथ को हिलाती हुई बोलती है, तुमने सुनाई दिया क्या? लंजा कहता है, मैंने सुना, पर मैं तुम्हारी पूरी बात सुनना चाहता हूँ। मैं कोई भी फैसला जल्दबाजी में नहीं लेना चाहता, और ना मैं रिएक्ट करना चाहता हूँ जिसका मुझे बाद में लाइफ टाइम रिग्रेट हो। तो मुझे पहले पूरी बात बताओ, इसके बाद ही मैं रिएक्ट करूँगा। इंग कहती है, असल में मेरा एक दोस्त है, उसे तुम्हारी गर्लफ्रेंड बहुत पसंद है। उसने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हें अप्रोच करूं तो ताकि तुम अपनी गर्लफ्रेंड से दूर हो जाओ, और फिर मैं तुमसे दूर हो जाती। वांगजी कहता है, बस यही बात है ना? इंग जो अपने आंसुओं को रोकते हुए कहती है, तुम्हें बुरा नहीं लगा, मैंने तुम्हें धोखा दिया है। वांगजी कहता है, तुमने मुझे धोखा कैसे दिया है? वैसे भी तुमसे किसने कहा है कि वो मेरी गर्लफ्रेंड थी? मतलब हाँ, हम दोनों डेट कर रहे थे, पर वो एक कॉन्ट्रैक्ट डेट थी। इंग जो घबराती बोलती, मतलब? वांगजी कहता है, कोई बात नहीं, तुम्हें बस यही बोलना था ना, कोई बात नहीं है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। चलो अब हम कैफ़े चलते हैं, कुछ खाते हैं। वांगजी इंग को खींच के ले जाने वाला था, पर इंग अपनी जगह से हिलती नहीं है।
जिसे देखकर वांग जी कन्फ्यूजन में इंग की तरफ बढ़ता है और कहता है क्या हुआ। इंग कहती है ये आधी बात है। वांग जी कहता है तुम्हारा एक बात सुनकर तो मुझे ऐसा लग रहा है दूसरी बात भी इतनी छोटी होगी, बोलो दूसरी बात क्या है। इंग कहती है वो मैं। इंग के हाथों में पसीना आ रहा था। उसने वांग जी के हाथ को अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया था, जैसे कि उसके बोलते ही वांग जी उसे छूट करके भाग जाएगा और फिर कभी भी यहाँ वापस नहीं आएगा, ऐसा उसे लग रहा था। वांग जी को भी महसूस होता है, इसलिए वांग जी भी अपने दूसरे हाथ से इंग के हाथों को पकड़ लेता है कि वो कहीं नहीं जाएगा। इंग जो वांग जी को देखती है और उसे बहुत ही प्यार से कहती है असल में मैं एक लड़का हूँ, मैं एक लड़की नहीं हूँ। और मुझे ये सब करने के लिए मेरे दोस्त ने कहा था। मैं बहुत बुरा हूँ, मैंने तुम्हारी फीलिंग के साथ खेला। मैं एक लड़की नहीं हूँ, मेरा नाम विभूषण है। आई एम सॉरी लज्जा। वांग जी की पकड़ विंग के हाथ से हटी नहीं थी, पर वांग जी जो हैरान था। दूसरे पल वांग जी का हाथ विंग के हाथ से छूट करके हट चुका था। वांग जी कदम पीछे हो चुका था। विंग उसे पकड़ने के लिए एक कदम आगे बढ़ता है, लेकिन फिर वो कन्फ्यूजन में वहीं थम कर रह जाता है। क्या वांग जी को शौक लगा है? क्या वांग जी इस सच से पागल हो गया है? क्योंकि लान वांग जी 2 कदम दूर हटने के बाद में अपने बालों को खींचते हुए हंस रहा था। वो पागलों की तरह हंस रहा था और चीख चीख कर चिल्ला चिल्ला कर हंस रहा था। विंग वांग जी को पकड़ता है, उसे संभालने की कोशिश करता है और वही ब्रिज पर पास में ही जो एक बेंच थी वहाँ पे जाके उसे बिठा देता है और कहता है लज्जा तुम मुझे डरा रहे हो। आई एम रियली सॉरी, तुम ऐसा मत करो। आई एम रियली रियली सॉरी। लज्जा बुरी तरीके से हंस रहा था। वो कहता है fucking God, dude. वांग जी की आंखों में आंसू आ गए थे, जिन्हें देखकर विंग को बहुत बुरा लगा। दूसरे पल विंग को हैरान करते हुए वांग जी ने विंग को गले से लगा लिया था। वांग जी कहता है मुझे पहले ही समझ आना चाहिए था। फिर वांग जी विंग से दूर हटता और कहता है तुमने अपना नाम विभूषण बताया ना? विंग कहता है हाँ। इंग तो तुम्हारा नाम विंग है? विंग कहता है हाँ। अच्छा मैं विंग असल में मुझे लड़के पसंद है, पर मैं तुमसे मिलने के बाद सोचने लगा था शायद ऐसा नहीं है, शायद मुझे तुम पसंद हो, पर मैं गलत था, तुम एक लड़का ही हो। विंग वहीं पर एकदम कंफ्यूज था, इतना कंफ्यूज जितना वो बता नहीं सकता था। फिर वांग जी विंग की तरफ देखकर कहता है क्या हुआ, यकीन नहीं होता है? यकीन होगा भी कैसे, किसी को मैंने कभी बताया नहीं। वेल ये सब छोड़ो, तुम लड़की के गेटअप में भी बहुत ज़्यादा सुंदर दिखते हो, बहुत अच्छे लगते हो। एक मिनट, मुझे याद आया, पिछले हफ्ते तुमने मेरा इरेज़र यूज़ किया था बाथरूम में जाके। तुम शेव कर रहे थे, मुझे लगा ही था तुम शेव करने गए थे। मुझे बिल्कुल लगा था। ओ गॉड, मैंने ध्यान क्यों नहीं दिया? 1 सेकेंड, लास्ट टाइम तुमने मेरे साथ तुमने यानली के साथ वॉशरूम जाने के लिए मना कर दिया था, क्योंकि वो गर्ल्स वॉशरूम था, राइट? क्योंकि वो ओ शिट, ओ गॉड, तुम्हारा मतलब ओ गॉड, मैं सच में पागल हूँ। मैंने इतनी चीज़ें नोटिस क्यों नहीं की, कैसे नहीं की? मुझे तो बहुत पहले ही समझ जाना चाहिए था कि तुम एक लड़का हो, ना कि एक लड़की। गॉड। विंग वांग जी की तरफ हैरानी में देख रहा था, लेकिन वांग जी विंग को गले लगाया जा रहा था। वांग जी कहता है मैं बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील कर रहा हूँ अब, क्योंकि मैं खुद को वैसे एक्सेप्ट कर सकता हूँ जैसा मैं हूँ। बस मैं सोचने लगा था कि शायद तुम एक एक्सेप्शन हो, शायद मुझे लड़कियों में भी इंटरेस्ट है, लेकिन ऐसा नहीं है, मैं प्योर के हूँ। विंग वांग जी की तरफ देख कर कहता है तुम्हें यह जानकर खुशी है, पर क्यों?
वांगजी कहता है, असल में मुझे लड़कियाँ अजीब लगती हैं, उन्हें समझना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए मैं चाहता था कि मुझे हमेशा से लड़के पसंद हो, और इसके लिए मैंने बहुत कोशिश भी की। बट इवेंचुअली मुझे ऐसा लगने लगा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे नॉर्मल होना चाहिए। और मेरे घर वाले भी कहते थे कि मैं पागल हो रहा हूँ, इसलिए मैंने फिर लड़कियों को डेट करना स्टार्ट किया। पर मुझे कभी किसी में इंटरेस्ट नहीं आया जब तक कि मैं तुमसे नहीं मिला। फाइनली मुझे फिर लगा कि हाँ, मैं नॉर्मल ही हूँ, मैं बस अपने ऊपर ऐसे ही शक करता रहता हूँ कि मुझे लड़के पसंद है। देखो, मेरा यकीन सच है, तुम चाहे कोई सा भी गेटअप लेके आ जाओ, मुझे लड़के ही पसंद है। समझ आ गया मुझे। विंग तो हैरान था, इतना हैरान कि बेचारा कुछ बोलना भूल गया था। फिर वांगजी विंग के हाथ को पकड़ के बोलता है, चलो हम लोग कुछ खाने के लिए चलते हैं। विंग कहता है, तुम्हें बिल्कुल बुरा नहीं लगा मैंने झूठ बोला? वांगजी कहता है, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा, मुझे अच्छा लगा। वैसे भी तुम झूठ नहीं बोलते तो हम लोग मिलते कैसे? मैंने कहीं पढ़ा था, जब तक कि हम किसी एक सिचुएशन को बदलते नहीं हैं तब तक दूसरा काम होता नहीं है। अगर मैं पहले ही बता देता कि मुझे लड़के पसंद है तो तुम मुझे अप्रोच करते क्या? नहीं ना। और अगर तुम पहले ही बता देते कि तुम एक लड़का हो तो भी क्या मैं तुमसे अप्रोच होता? क्या फिर मैं ये रिस्क लेता ट्राई करने का? नहीं ना। इसलिए जो होता है अच्छे के लिए होता है। अब मैं बहुत खुश हूँ। चलो अब जल्दी कुछ खाते हैं, मुझे बहुत भूख लगी है। मैं मीटिंग से डायरेक्ट आया था क्योंकि तुमने मुझे बुलाया था। विंग जो बस अपनी आंसुओं को पोंछता है क्योंकि अब वो भी बहुत खुश है, उसे अब अपने आप को छुपाना नहीं पड़ेगा। सीन शिफ्ट करके हम देखते हैं कैफ़े का। कैफ़े में विंग जो काफ़ी सारे सामान ऑर्डर कर चुका है क्योंकि उसे बहुत भूख लगी है, अभी भी वो आधे टेंशन से मरे जा रहा है। वांगजी विंग की तरफ देखकर कहता है, तुम्हें अब हुआ क्या है? तुमने सच बता दिया, मैंने एक्सेप्ट कर लिया। विंग कहता है, वो फिर हम दोनों मैं वो वांगजी विंग की तरफ देखता है और कहता है, अब तक किसी ने कोई कन्फेशन नहीं किया है तो हम दोनों क्या कर सकते हैं? विंग जब ये सुनता है ना तो उसे एक बात क्लिक करती है कि वांगजी भी उसके कन्फेस करने का इंतज़ार कर रहा है। पर विंग कन्फेशन खुद से कैसे करे? वो नहीं कर सकता, उसके बस की बात ही नहीं है। विंग कहता है, ओह कोई नहीं, सही है। फिर तुम्हारी गर्लफ्रेंड का क्या होगा, मतलब यानली का? वांगजी कहता है, उससे तो मेरे 1 हफ्ते पहले ही ब्रेकअप हो चुका था, तुम्हें पता नहीं है? विंग कहता है, अरे हाँ, मैं था उस टाइम पे। तो फिर तुम्हारे पढ़ाई का क्या, कॉलेज कंप्लीट? अरे हाँ, मैं तो अभी डिग्री मिली है 2 महीने पहले, अब तो तुम्हारी जॉब भी हो गई है। वांगजी विंग को देख रहा था, जिस तरीके से विंग अजीब तरीके से रिएक्ट कर रहा है, बातें कर रहा है। वांगजी को देख कर ना बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी, पर वो क्या करे? विंग इतना क्यूट है कि उसके इस हिचकिचाने को भी वांगजी रोक नहीं पा रहा था। वो लोग अपना फूड एंजॉय करते हैं एंड देन वो लोग वहाँ से निकलते हैं। वांगजी कहता है, मैं तुम्हें घर ड्राइव कर दूँ? विंग कहता है, हाँ। नहीं, मेरे घर पे नहीं पता है कि मैं ऐसे कपड़े मुझे चेंज करना होगा, तुम मुझे मेरे दोस्त के घर पे छोड़ दो, मैं वहाँ चेंज कर लूँगा। फिर वांगजी कहता है, वैसे एक बात नहीं बताई तुमने, तुम्हारा दोस्त है कौन जिसने तुमसे ये सब करने के लिए कहा? विंग फिर सोचने लगता है कि उसका दोस्त है कौन। ओफो, तुम कर क्या रहे हो? विंग कहता है, तुम्हें दिखता नहीं है, मैं मेकअप कर रहा हूँ। पीछे से एक जो शख्स है जिसका नाम है जिन जोशन, वो निकल के आता है। वो कहता है, अरे तुम भी ना, असल में ये पास्ट का सीन चल रहा है जो मैं बताना भूल गई थी आप लोगों को। ये पास्ट का सीन चल रहा है जब विंग और जिन जिशवान बच्चे थे, मतलब अपने स्कूल टाइम्स में, जब उनका हाई स्कूल चल रहा था तब। जिन जिशवान कहता है, तुम्हारी इन हरकतों की वजह से ना किसी दिन मैं और तुम दोनों पिटेंगे। मेरी बहन ना बहुत बड़ी शूर्पणखा भूतनी है, भूतनी। उसके सामान कोई हाथ लगाए ना उसे बिल्कुल नहीं पसंद है। उसी टाइम पे जो है मियाँ म्यान वहाँ आती है। मियाँ म्यान जब विंग को उसका सामान यूज़ करते हुए देखती है तो उसके पास आके बोलती है, तुम ये क्या कर रहे हो? विंग कहता है, आई एम सो सॉरी, मैं तुम्हारा सामान से हाथ लगाया। एक्चुअली इसका ये कलर है ना बहुत प्यारा है, मैं खुद को रोक नहीं पाया और मन किया कि यूज़ करके देखो। वह जो मियाँ म्यान है वहीं बैठ जाती है और वहीं बैठकर वो पहले तो विंग के हाथों को देखती है जिसमें विंग ने नील पेंट लगाया था। फिर वो कहती है,
ये कलर ना इसके साथ मिक्स करके लगाओगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। फिर वो विंग के हाथ पे नेल पेंट लगा देती है और कहती है अब आज के बाद मेरे सामान से हाथ मत लगाना, मुझे पसंद नहीं है। विंग कहता है ओके सिस्टर, अगली बार से नहीं लगाऊंगा। विंग ऐसे बोलकर अपने बैग को लेता है और वहाँ से निकल जाता है। अब बेचारा बच्चा जिनजुशान जो कि पीछे से मैन के हाथों से अच्छी खासी मार खा के आता है। जब विंग जिनजुशान को देखता है तब तक उसके गालों पर काफ़ी सारे लाल लाल निशान पड़ चुके थे। विंग कहता है तुम्हें मार पड़ी है। जिनजुशान कहता है बोला था उसके सामान से हाथ मत लगा, खुद तो पिटा नहीं मुझे पिटवा के आ गया। वो विंग उसकी आंख पे हाथ लगाने की कोशिश करता है। जिनजुशान तुरंत चिल्लाते हुए बोलता है ये कमीना, मेरा हाथ मत लगा। बैक टू प्रेजेंट, वांग जी पूछ रहा था तूने बताया नहीं तुम्हारा कौन सा दोस्त है वो। विंग कहता है कोई नहीं, कोई भी नहीं। तुम मुझे किसी मॉल क्यों नहीं ले चलते, मैं वहाँ से कुछ कपड़े खरीद लूँगा और फिर पहन के चलूँगा। अरे हाँ मैं तो पैसे नहीं लाया। वांग जी कहता है तो क्या हुआ, मैं बाय कर सकता हूँ। वांग जी की इस बात पर विंग कहता है नहीं मैं तुमसे कैसे ले सकता हूँ। विंग कहता है क्यों नहीं ले सकते, ऐसा कोई रीज़न है जिसकी वजह से तुम मुझसे सामान नहीं ले सकते। मैं देना चाहता हूँ ऐसा गिफ्ट में, तो परेशानी क्या है, और तुम ले रहे हो। विंग इसके बाद कुछ नहीं कह पाता है। वांग जी विंग को मॉल लेके जाता है, विंग के हाथ को पकड़ता है और विंग को खींचते हुए सबसे पहले क्लॉथ सेक्शन में ले जाता है। फिर वो बिल्कुल मेंस वाले क्लॉथ्स को बाय नहीं करता है बल्कि फेमिनिस्ट के क्लॉथ्स को बाय करता है, गर्ल्स के क्लॉथ्स, लेकिन वो उसमें भी क्या जिसमें पैंट्स हो और शर्ट हो उनको बाय करके विंग को देता है। विंग कहता है ये तुम क्या कर रहे हो। वांग जी कहता है ये पूरे मैस्कुलाइन क्लॉथ नहीं है जैसे कि तुम्हें पसंद नहीं है, ये थोड़े से फेमिनाइन जो तुम्हें अच्छे लगेंगे और तुम पर सूट भी करेंगे। विंग कहता है पर तुम्हें ये सब करने की चेंज करके आओ। विंग जाता है, चेंज करके आता है। वो जो शर्ट थी वो उसमें काफ़ी अच्छे पैटर्न्स बने हुए थे और बहुत अच्छी डिज़ाइंस की थी। साथ ही वो शर्ट थी काफ़ी प्लेन भी थी तो और ज़्यादा विंग के ऊपर खुल रही थी, सूट कर रही थी। जो पैंट था वो थोड़ा सा ब्राउन कलर का था और शर्ट हल्की सी नेवी ब्लू थी जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा सुंदर दिख रहा था विंग। ऊपर से विंग ने जो एक्सेसरीज अभी भी पहन रखी थी वो उसे और भी ज़्यादा खूबसूरत बना रही थी। वांग जी विंग के पास आके बोलता है तुम्हारे बाल असली हैं। विंग कहता है हाँ, इसलिए मुझे अक्सर डांट पड़ती है, मेरे घर वाले बोलते हैं कितने बड़े बाल क्यों बढ़ाए, वो मुझे पसंद है। वांग जी विंग को देखकर कहता है तुम्हें जो पसंद है तुम्हें वैसे रहना चाहिए, तुम्हें बदलने की ज़रूरत थोड़ी है। विंग वांग जी को बस देखता रहता है। फिर वांग जी विंग को काफ़ी सारी शॉपिंग करवाता है। विंग के मना करने के बावजूद काफ़ी सारे पर्स और लेडीज़ ड्रेसेस, मेकअप प्रोडक्ट्स, काफ़ी सारा सामान बाय करता है। विंग कहता है तुमने ये दिला तो दिया है पर मैं इसको घर नहीं ले जा सकता, अगर घर ले गया तो मुझे जूते से मार पड़ेगी। वांग जी कहता है तो मैं इसे अपने घर ले जाता हूँ, वैसे भी वो भी तो तुम्हारा ही घर है। विंग वांग जी को देखकर कहता है हाँ। वांग जी कहता है मेरा मतलब तुम मेरे घर आकर भी अपने ड्रेस वगैरह चेंज कर सकते हो जब तुम्हें ये सब पहनने का मन करे, इस बहाने मैं तुमसे मिल भी लिया करूँगा। वांग जी की बात सुनकर विंग बस हंस देता है। विंग को फिर वांग जी उसके घर ड्रॉप करने जाता है। विंग वांग जी की कार से उतरने के बाद में अपने घर की तरफ जा रहा था। फिर वो पीछे मुड़ के वांग जी को देखकर कहता है कॉफ़ी पे आना चाहोगे। वांग जी तुरंत अपनी कार से उतरता है जैसे कि वो बस विंग के बोलने का इंतज़ार कर रहा था कि विंग बोले और वो उसके साथ आए। विंग उसे देखता है। वांग जी विंग के पास आता है, उसके हाथ को पकड़ के बोलता है चलो। विंग कहता है हाथ मत पकड़ो मेरा। वांग जी कहता है तुम तो ऐसे डर रहे हो जैसे मैं कोई लड़की हूँ, तुम्हारे घर वालों को पता है ना तुम एक लड़का हो, मैं भी एक लड़का हूँ, इसमें अजीब क्या है। चलो। विंग सोचता है कि हाँ अजीब क्या है, एक मिनट, पर वांग जी तो गे है ना और विंग भी तो गे है ना। तब तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि वांग जी विंग का हाथ पकड़ के विंग को उसके घर में ले आ चुका था। सामने विंग की मदर वहीं बैठी हुई थी जो कि अपनी टीवी के सामने बैठकर काफ़ी सारे शोज़ देख रही थी। वो विंग और वांग जी को वहाँ आते हुए देखती है तो थोड़ा सा कंफ्यूज होती है, लेकिन तुरंत उठ करके आगे आती है और बोलती है आशियन ये कौन है। विंग कहता है ये मेरा दोस्त है मॉम, इसका नाम है वांग जी। ओह
इससे पहले तुम कभी इसको लेके नहीं आए घर पे? वांग जी, तुम्हें पता है मेरा विंग बहुत ज़्यादा शाय है, आज तक अपने किसी भी दोस्त को घर पे नहीं लेके आया है, तुम पहले हो। वांग जी विंग की तरफ देख कर कहता है, सच में विंग, मैं पहला हूँ? विंग वांग जी को पीछे से चींटी काटता है कि विंग ने क्या, वांग जी क्या बोल रहा है। वांग जी थोड़ा सा ड्रामा करते हुए आवाज़ निकालता है, औच। जो कांगसी सरन है वांग जी को देखकर कहती है, तुम्हें क्या हुआ? वांग जी कहता है, कुछ भी नहीं आंट, मुझे किसी मच्छर ने काट लिया। मच्छर? हमारे घर में मच्छर? विंग जाके कुछ करो बेटा, तुम्हारा दोस्त आया है, उसको मॉस्किटोज काट रहे हैं। अच्छी बात थोड़ी है मेहमान घर पे आया उसको मॉस्किटोज काटे। वांग जी कहता है, नहीं आंट, वो मैं बाहर से आया हूँ ना, सिर्फ बाहर किसी मॉस्किटो ना काटा होगा, यहाँ तो नहीं है। यहाँ तो बहुत ही अच्छे अच्छे फ्लावर्स, मेरा मतलब अच्छे अच्छे लोग हैं, मच्छर कहाँ से आएंगे? कांग सरन को कुछ बातें समझ नहीं आती है, लेकिन वो कहती है, अच्छा तुम बैठो, मैं कुछ खाने के लिए लेके आती हूँ। विंग और वांग जी दोनों अब विंग के घर को देख रहे थे। विंग कहता है, तुम क्या देख रहे हो, मेरा घर बहुत छोटा सा है, बहुत एम्बैरसिंग फील करा रहे हो तुम मुझे। वांग जी कहता है, कहाँ छोटा है, काफ़ी बड़ा है, अगर हम दोनों कुछ करने बैठे तो पूरा घर कम पड़ जाएगा। विंग वांग जी को घूर कर देखता है और बोलता है, मतलब वांग जी कहता है, सफाई करने बैठे तो पूरा घर साफ करने में बहुत सारा टाइम लग जाएगा। विंग कहता है, हाँ सफाई? वांग जी कहता है, और नहीं तो क्या, तुम्हें क्या लगा? विंग जिसका पूरा चेहरा लाल पड़ चुका था, वो क्या सोच रहा था, उफ, वो दोनों मिलके क्या करेंगे घर में? वांग जी की बातें सुन के वो पागल हो रहा था। फिर विंग वांग जी को ले जाकर अपने कमरा दिखाता है। वांग जी कहता है, तुम्हारा क्या इरादा है विंग, तुम मुझे अपना रूम दिखा रहे हो राइट आफ्टर ये जानने के बाद कि मैं गे हूँ? विंग कहता है, तुम कितना गलत सोचते हो, मैं बस तुम्हें दिखाने ही लेके आ रहा हूँ। वांग जी कहता है, तो मैंने कुछ क्या कहा है, मैं तो बस बता रहा हूँ तुम्हारा कमरा अच्छा है, बिल्कुल तुम्हारी तरह है, बहुत अच्छा स्मेल करता है। विंग कहता है, हाँ मेरा मतलब परफ्यूम तुम्हारा बहुत अच्छा स्मेल करता है। वांग जी की बातें सुन के ना विंग का दिमाग चकरा रहा था और बेचारा शर्मा शर्मा के पागल हुए जा रहा था। विंग को इतना शर्माता देखकर वांग जी को बहुत मज़ा आ रहा था। वांग जी और विंग अब वहाँ से निकलते हैं, मतलब वांग जी वहाँ से निकल जाता है विंग के घर से। इसके बाद उन दोनों के इन मिलने का सिलसिला थोड़ा सा बढ़ गया था, क्योंकि विंग को अब कुछ छुपाना नहीं पड़ता था। इसलिए ऐसे ही एक हफ्ते बाद वो लोग फिर से एक बार मिल रहे थे और अब विंग जो कि काफ़ी ज़्यादा गर्ली अटायर में वहाँ पर मिलने के लिए आया था वांग जी से। वांग जी विंग को देखता है, वांग जी देखता है कि विंग ने एक बहुत ही लाइट सा, एक हल्का सा येलोइश कलर का एक हल्का सा गाउन पहना हुआ है, जो कि जिसकी जो स्लीव्स हैं वो बहुत ज़्यादा थिन है और बहुत ज़्यादा छोटी छोटी सी हैं। साथ ही जो विंग है बॉस में बहुत ज़्यादा प्रिंसेस लग रहा है। वांग जी विंग को देखता है और उसे बस देखता रह जाता है। विंग उस ड्रेस को थोड़ा सा एडजस्ट करते हुए बोलता है, तुमने मुझे ये पहन के क्यों बुलाया है? वांग जी कहता है, ब्यूटीफुल विंग, मैंने आज से ज़्यादा तुमसे ज़्यादा प्रिटी इंसान नहीं देखा, ऐसा लगता है ये ड्रेस बस तुम्हारे लिए बनाई गई थी। वाह। विंग जो अपने बालों को अपने कान के पीछे लगाते हुए बोलता है, तुम भी ना क्या बकवास कर रहे हो? वांग जी कहता है, मैं बकवास कहाँ कर रहा हूँ, मैं तो सच बोल रहा हूँ। वेल, आज तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है। विंग जो वांग जी की तरफ बस देखता रहता है। फिर वांग जी विंग के पास आता है और एक रेड कलर का जो है एक रिबन लेके आता है और उससे विंग के आंखों को बांध देता है। विंग कहता है, तुम ये क्या कर रहे हो? वांग जी कहता है, श्श, मुझे करने दो, तुम्हें बहुत जल्दी पता चल जाएगा कि मैं ये क्या कर रहा हूँ और तुम फिर मुझे थैंक यू बोलोगे। विंग कहता है, पर तुम मुझे बताओगे तो अब ना। श्श, तुम्हें खुद ब खुद पता चल जाएगा विंग, श्श, बस चुप रहो। वांग जी विंग को फिर वहाँ से पकड़ के अपनी कार में लेके जाता है। कार ड्राइव करती है। वांग जी ने विंग का सीट बेल्ट भी लगाया था अपने आप से, जिसे लगाते हुए विंग की स्किन वांग जी की स्किन से टच हो गई थी, जिसे महसूस करके विंग की पूरी बॉडी में गूज बम्स उठाए थे, पूरी बॉडी में जैसे कांटे उठ गए थे। वो काँप गया था अंदर तक, लेकिन फिर वो अपने आप को संभालता है।
गाड़ी की तेज़ हवाओं की आवाज़ उसे आ रही थी। साथ में ही वांग जी जो उसे बीच बीच में कुछ कुछ पूछ रहा था ताकि विंग बोर ना हो जाए, वो और भी ज़्यादा उसे अलग महसूस करवा रही थी। विंग को पता भी नहीं कि कब वो टर्न ऑन हो चुका था। जब तक कि विंग को रियलाइजेशन हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि वांग जी की कार रुक चुकी थी और वांग जी ने विंग की साइड का दरवाज़ा खोल दिया था। वांग जी विंग को उठने में हेल्प करने की कोशिश करता है, पर विंग कहता है मैं नहीं उठ सकता लंजा। वांग जी कहता है क्यों, क्या हुआ विंग, तुम्हें परेशानी है क्या, कुछ पैर वैर अटक गया तुम्हारा, देखने दो मुझे। वांग जी विंग के पैर को चेक करता है तो विंग की हील्स कहीं पे नहीं अटकी थी। वांग जी कहता है क्या हुआ तुम्हें। विंग कहता है वो मैं नहीं उठ सकता, वो जब मैं वो क्या हुआ है तुम मुझे बताओगे, नहीं तो पता कैसे चलेगा। तुम भी तो एक लड़का हो ना, तो तुम्हें इतना तो पता होना चाहिए ना। वांग जी कहता है हाँ मैं एक लड़का हूँ तो क्या हुआ, मैं एक बॉय हूँ तो क्या हुआ, अब इसमें जेंडर कहाँ से आ गया विंग। लंजा। वांग जी फिर कुछ देर सोचने के बाद विंग की हालत देखता है और फिर अचानक से पूछता है तुम्हारा मतलब तुम कौन हो। विंग कहता है ऐसे मत बोला करो, मुझे अजीब लगता है। वांग जी विंग को बस देखता रह गया। वांग जी ने कुछ भी नहीं किया है, वांग जी ने विंग को टच भी नहीं किया, सिवाय उस एक स्किन टच के जब विंग का वो सीट बेल्ट लगा रहा था तब हुए। उसके अलावा उसने कुछ नहीं किया पूरे टाइम। एंड विंग इतने में टर्न ऑन हो गया है। क्या लड़का है ये, क्या सोचता रहता है, ये तो उससे ज़्यादा वाला परवर्ट निकला। पर जो भी था वांग जी को हंसी आ रही थी। वांग जी को हंसते हुए सुनकर ना विंग कहता है तुम हंसना बंद करो, मेरा मजाक उड़ा रहे हो, तुम बहुत गंदे हो। वांग जी फिर कुछ कहता नहीं है। विंग को महसूस होता है कि वांग जी के हाथ विंग के नेक के पास में है और वांग जी ने विंग को अपने नेक से पकड़ लिया है। विंग कहता है तुम क्या कर रहे हो, देखो मैं कह रहा हूँ मेरा फ़ायदा नहीं उठाना। दूसरे पल विंग वांग जी की बाहों में था। विंग वांग जी के गले को बहुत ही टाइटली पकड़ लेता है ताकि वो गिरे नहीं। विंग कहता है तुम क्या कर रहे हो, मैं गिर जाऊँगा। वांग जी कहता है श्श, नहीं गिरोगे, तुम बस शांत रहो। वांग जी फिर विंग को शांत रहने के लिए बोलता है और दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आती है। शायद कार का दरवाज़ा बंद हुआ था। विंग को महसूस होता है कि उसके पैरों में कुछ तो गुदगुदी हो रही है। विंग ने हील्स पहन रखे थे तो ज़्यादा कुछ महसूस नहीं होता है, लेकिन हाँ कुछ तो चीज़ थी जो उसे छू कर गुजर रही थी और वो बहुत ही सॉफ्ट सी कोई चीज़ थी। कुछ टाइम बाद उसे काफ़ी ज़्यादा रोजेस की स्मेल आती है, काफ़ी सारे गुलाबों की खुशबू। फिर विंग को महसूस होता है कि वांग जी उसे नीचे उतार रहा है। विंग को नीचे उतारते हुए वांग जी ने विंग को पकड़ा हुआ था उसकी कमर से ताकि विंग गिरे नहीं। विंग अपने पैरों पे सीधा खड़ा था, साथ ही वो काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड महसूस कर रहा था क्योंकि उसे बहुत अजीब लग रहा है। वो टर्न ऑन हो चुका है, उसे अपने आप को क्लीन करने की नीड है। वांग जी फिर विंग को अपने कमर से पकड़ता है और फिर एक बार अपनी गोद में उठा लेता है। विंग कहता है तुमने मुझे नीचे क्यों उतारा था, तुम्हें मुझे दोबारा ही उठाना था। तो वांग जी कहता है विंग कुछ भी हो, पर मैं ये नहीं बोलना चाहता कि तुम्हें बहुत ज़्यादा वेट है, बट मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मुझ में ज़्यादा दम नहीं है, इसलिए मुझे तुम्हें थोड़ी देर के लिए नीचे रखना पड़ा। पर इट्स ओके पापा, अब मैं तुम्हें सीधे तुम्हारी डेस्टिनेशन पर ले जाके उतारूँगा। फिर से वांग जी चलता है। विंग को महसूस होता है कि काफ़ी लंबा चलने के बाद में वांग जी विंग को एक जगह पर जाकर उतार देता है। वहाँ पे काफ़ी सरफेस था, ऐसा विंग को महसूस हुआ। इसके बाद वांग जी विंग को हाथ पकड़ के कहीं ले जाता है एंड देन वो विंग की आंखों की पट्टियाँ खोलता है। विंग आसपास की लाइट में अपनी आंखों को एडजस्ट करते हुए अपनी आंखें खोलता है और पहले तो उसे वांग जी का चेहरा नज़र आता है और फिर वो सुंदर सा मार्बल से बना हुआ पूरा घर नज़र आता है। वो कोई ज़्यादा बड़ा घर नहीं था, लेकिन काफ़ी छोटा भी नहीं था। काफ़ी खूबसूरत घर था, बहुत ज़्यादा खूबसूरत। उसमें ज़्यादा कुछ नहीं था। सामने 2 कमरे दिखाई दे रहे थे। जहाँ पर विंग खड़ा था वहाँ से आगे एक लिविंग रूम था और थोड़े आगे से बाहर निकलने का रास्ता, दरवाज़ा, और साइड से सीढ़ियाँ जा रही थी जो कि छत की तरफ दिखाई दे रही थी। पास ही में एक छोटा सा किचन था, मतलब छोटा सा, ज़्यादा छोटा भी नहीं लेकिन ज़्यादा बड़ा भी नहीं। विंग कहता है वाह। वांग जी विंग की तरफ देखकर कहता है वैसे तो मैं तुम्हें यहाँ लेके नहीं आने वाला था, अभी पहले मैं तुम्हें दूसरा सरप्राइज़ देता, लेकिन अब मैं क्या करूँ, तुम्हें खुद को क्लीन करने की नीड है तो तुम्हें वॉशरूम तो जाना ही होगा,
इसलिए मैं तुम्हें पहले घर दिखा दिया। विंग कहता है हाँ मतलब, विंग कहता है, वांगजी कहता है मतलब तुम्हें मैं बाद में समझाऊंगा, मेरा सरप्राइज़ ख़राब मत करो, जाके तुम खुद को शांत कर लो, क्या मैं हेल्प करूं। विंग वांगजी को घूर कर देखता है। वांगजी कहता है राइट से सीधा वहाँ वॉशरूम है। वांगजी थोड़ा सा घबराया हुआ भी था। विंग देख सकता है कि वांगजी के सर से लेके गले तक पसीना पसीना हो रखा है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, वांगजी ने भी हल्का सा येलोइश कलर का शर्ट पहना है, ब्लैक कलर का एक पैंट्स पहना हुआ है, एंड वो भी बहुत ज़्यादा चार्मिंग दिख रहा है। वांगजी ने कपड़े कब चेंज किए? विंग को याद है वांगजी ने ये क्लॉथ्स तो नहीं पहने थे जब वो दोनों अपनी कार में बैठे थे। ये चेंज कब कर लिया इसने? लेकिन वो बहुत खूबसूरत लग रहा था। साथ ही साथ जो चीज़ विंग ने नोटिस की वो ये, विंग के ड्रेस का कलर और वांगजी की शर्ट का कलर बिल्कुल सेम था। पर विंग के पास और कुछ करने का टाइम नहीं था। विंग तुरंत वॉशरूम जाता है और वो अब खुद को शांत करते हुए अपने आप को वांगजी के साथ इमेजिन कर रहा था, एंड इसी के साथ वो अपने आप को रिलीज़ करते हुए अपने आप को शांत करता है। अब उसका दिमाग घोड़े की रफ्तार की तरह दौड़ रहा था। वांगजी उसे घर दिखाने के लिए इतनी दूर लेकर आया है। वाह, कितना सुपर हिट घर है। वांगजी अब क्या करने वाला है? विंग को समझ नहीं आ रहा था, पर वो ज़्यादा कुछ सोचना नहीं चाहता है। वो इस प्रेजेंट मोमेंट को जीना चाहता है। विंग फिर वहाँ से निकलता है और वांगजी बाहर ही खड़ा था। वांगजी को देखकर विंग कहता है तुम फिर से ये पट्टी तो नहीं बांधने वाले मेरी आंखों पे ना? वांगजी कहता है नहीं नहीं, अब मेरे हाथ ही काफ़ी हैं तुम्हारी आंखों को बंद करने के लिए। विंग की बात, वांगजी की बात सुनकर ना विंग कहता है तुम भी ना। वांगजी विंग के आंखों पर अपने हाथ को रखता है और फिर विंग को वहाँ से बहुत ही संभाल कर किसी तरफ ले जाने लगता है। एंड फिर वो विंग को वहाँ से थोड़ा लाने के बाद में उसे बोलता है अपनी आंखें बंद कर लोगे विंग? मैं तुम्हें गोद में उठा के ले जाऊँगा, क्योंकि आके तुम चल नहीं पाओ, तुम्हारी हील से तुम फिसल सकते हो ना। विंग अपना सर हाँ में लाता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। वांगजी फिर एक बार उसे गोद में उठा लेता है। विंग ना जैसे सपना देख रहा था, ऐसा उसे लग रहा था, क्योंकि विंग को चलना भी नहीं पड़ रहा है, कोई उसे अपनी बाहों में उठाकर चलने के लिए तैयार है। इससे स्वीट मोमेंट विंग के लिए क्या हो सकता था। बाद में कुछ देर बाद वांगजी विंग को नीचे उतारता है और विंग से कह देता है कि वो आंखें ना खोले। वांगजी विंग की आंखों पर अपने हाथ रखता है और फिर विंग के दूसरे हाथ को अपने हाथ में लेता है और फिर अपने हाथ को हटा के बोलता है विंग स्लोली ओपन योर आइज। विंग धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है। वांगजी विंग के पीछे ही खड़ा था। विंग का सर वांगजी के नेक से जाकर टकरा रहा था। कुछ देर बाद विंग इतना मैस्मराइज था कि वो रिएक्शन देना भूल चुका था। बस विंग की आंखें चमक रही थी, उसका मुंह खुला हुआ था और उसके मुंह से बस निकला वाह। विंग बस देखता रह गया सामने का नज़ारा, क्योंकि चारों तरफ फूलों का बागीचा था। उसके सामने एक टेबल लगा हुआ था जिस पे एक केक रखा है, साथ ही वाइन रखी है और कुछ फूड आइटम्स रखे हैं जो कि ढक कर रखे गए हैं। विंग उन्हें देखकर कहता है वाह, तुमने ये सब कब किया? वांगजी कहता है जब तुम वॉशरूम गए थे तब। वांगजी के एफर्ट्स काफ़ी ज़्यादा मैटर करते हैं। विंग को ये देखकर ना बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है, क्योंकि इससे ज़्यादा अच्छे तरीके से उसे कभी किसी ने ट्रीट नहीं किया। उसकी लाइफ में कभी भी किसी ने उसका बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया है। उसे कभी केक नहीं मिला। ये केक देखकर उसे याद आया कि आज उसका बर्थडे है, उसे याद ही नहीं था। विंग पीछे मुड़कर वांगजी को गले लगाकर कहता है थैंक यू लंजा, थैंक यू सो मच। मेरी लाइफ का बेस्ट बर्थडे है ये। वांगजी की आंखों में आंसू देखकर वांगजी विंग को अपने आप से थोड़ा अलग करता है और विंग की आंखों के आंसू को पोंछते हुए होता है अभी तो बात शुरू हुई है विंग, तुम अभी से रोने लगे तो मेरा दिल कैसे मानेगा तुम्हें और बड़ा सरप्राइज़ देने के लिए। विंग कहता है अब क्या तुम मुझे बस एक मिनी हार्ट अटैक देना चाहते हो लंजा? इतना प्यारा सरप्राइज़ देने के बाद और क्या बचा है? वांगजी विंग को कहता है तुम्हें पता चल जाएगा, चलो जल्दी केक कट करो। वांगजी विंग को वहीं टेबल पे बिठाता है, कैंडल्स को जलाता है एंड विंग को विश मांगने के लिए कहता है। अभी ना काफ़ी ज़्यादा से शाम हो चुकी थी, सूरज डूब रहा था, पूरी तरीके से डूबा नहीं था, तो सूरज की जो लालिमा है आसमान में छाई हुई थी और हल्की सी रोशनी
हर तरफ बिखरी हुई थी। और सूरज जो बहुत तेज़ी से ढल रहा था, फिंग उन कैंडल्स को बुझाता है और केक को कट करता है। फिंग केक कट करने के बाद वांग जी को खिलाते हुए बोलता है, थैंक यू लंजा। वांग जी केक खाता है, फिर विंग को खिलाता है, फिर विंग के नोज़ पर भी वो केक लगा देता है। विंग कहता है, लंजा मुझे ये पसंद नहीं है। वांग जी कहता है, ओके अगली बार से नहीं करूँगा। विंग ऐसा बोलता है और अपने हाथ में केक लेता है, पूरी अपनी मुट्ठी में भरकर, और वांग जी के पूरे फेस को ख़राब कर देता है। वांग जी कहता है, तुम? विंग कहता है देखो मुझे पसंद नहीं है, मैंने ये कहा, लेकिन मुझे दूसरों को लगाना नहीं पसंद है, ये तो मैंने नहीं कहा। वांग जी विंग को देखकर कहता है, तुम? विंग कहता है, मैंने हील्स पहने हैं लंजा, तुम मेरे ऊपर नहीं लगा सकते। वांग जी टिश्यू पेपर उठाकर अपने फेस को क्लीन करते हुए बोलता है, मेरी एक लौती कमज़ोरी हो तुम। विंग जब देखता है कि वांग जी ने अपने फेस को साफ कर लिया है तो वो हंसते हुए कहता है, तुमने सच में मेरी बात मान ली लंजा। वांग जी कहता है, तुम मुझसे अगर झूठ भी कहोगे ना विंग, तब भी मैं तुम्हारी बात मान लूँगा। मैं तुम्हें किसी भी चीज़ के लिए फोर्स नहीं करूँगा, चाहे फिर तुम्हारे फेस पे केक लगाना ही क्यों ना हो। मैं चाहता हूँ तुम अपनी मर्ज़ी से मुझसे कहो कि लंजा ठीक है तुम थोड़ा सा केक लगा दो। विंग कहता है, बिल्कुल नहीं कहूँगा मैं पागल थोड़ी हूँ अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाला। तुम तो मुझसे कह रहे हो कि मैं तो पूरे पैर पे ही अपना कुल्हाड़ी मार लूँ, मतलब कुल्हाड़ी पे कूद जाऊँ। मैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगा। वांग जी कहता है, ठीक है बाबा ठीक है, मत करो। वैसे भी शुरुआत तो मैंने की थी तुमसे केक लगाने से। ऐसा बोलकर विंग के नोज से वो उस केक को साफ़ करता है जो वांग जी ने लगाया था। विंग कहता है, ये तो इतना था भी नहीं लंजा, फिर भी तुमने क्लीन कर दिया। विंग कहता है, सादा हो या कम हो फ़र्क क्या पड़ता है, जो चीज़ तुम्हें इरिटेट करती है वो हटाना ज़रूरी है। विंग वांग जी को बस देखता रहता है। विंग की आंखों में आंसू निकलने वाले थे। वांग जी कहता है, बस तुम रोना मत विंग प्लीज़। विंग कहता है, मैं नहीं रूँगा, बच्चे रोते हैं, मैं बच्चा थोड़ी हूँ। बिल्कुल तुम बच्चे नहीं हो, तुम बड़े हो, इसलिए बड़े वाली चीज़ें करेंगे। ऐसा बोलकर विंग की तरफ वांग जी वाइन का ग्लास बढ़ाता है और कहता है, हैप्पी बर्थडे विंग। विंग कहता है, थैंक यू लंजा। वो दोनों अपने ग्लास को टकराते हैं और विंग उस वाइन को पीने लगता है। वांग जी कहता है, विंग ये वाइन मैंने तुम्हें दी है, इसलिए तुम मेरे साथ ही ख़त्म करोगे, जल्दी नहीं पी लोगे। विंग कहता है, ठीक है बाबा ठीक है। वो ये रेड वाइन थी जो कि ऑरेंजेस ग्रेप से मिलकर बनाई जाती है। तो वांग जी बहुत ही स्लो उस ग्लास से वो जो वाइन थी ड्रिंक कर रहा था। विंग भी सेम वांग जी के एक्शंस को फॉलो करता है। उन दोनों में कंपटीशन चल रहा था, जैसे कि कौन सबसे लेट अपनी वाइन को फिनिश करेगा। एंड फाइनली जब वांग जी की वाइन फिनिश होती है तो विंग भी अपनी वाइन फिनिश करता है। एंड देन उसे उस ग्लास में रिंग दिखाई देती है। विंग उस रिंग को देखता रह जाता है। एक बार ग्लास को देखता है, फिर वांग जी को, ग्लास को, वांग जी को, ग्लास को, वांग जी को, ग्लास को, वांग जी को। वांग जी कहता है, रिंग भी देखोगे विंग उठाकर तुम? विंग उस रिंग को देखता है, अपने हाथ में लेता है और कहता है, क्या इसका मतलब क्या है लंजा? इसका मतलब वांग जी विंग के हाथ से रिंग लेता है और अपने घुटनों के बल बैठ जाता है और कहता है, विंग विल यू बी माय बॉयफ्रेंड? विंग तो बस अपनी जगह पे जमा रह गया था। उसे लगा था वांग जी उसके प्रपोज करने का वेट करता रहेगा लाइफ टाइम। लगा नहीं था विंग को कि विंग को इतना अच्छा प्रिंसेस ट्रीटमेंट मिलेगा और उसके बाद वांग जी उसे प्रपोज करेगा। पर विंग इतना ज़्यादा खो गया था कि वो अपना सर हिलाना, अपना हाथ बढ़ाना सब कुछ भूल चुका था। वांग जी कहता है, विंग तुम सोचने का टाइम भी ले सकते हो। वांग जी को ऐसा लगा जैसे उसने गलती कर दी है विंग को प्रपोज करने के बाद। अब शायद विंग उसके साथ कभी नहीं रहेगा या फिर उसका दोस्त भी नहीं रहेगा। वांग जी को ऐसा लग रहा था। बहुत सारा डर लग गया था बेचारे को। पर दूसरे पल विंग होश में आता है। बड़े बड़े मोटे मोटे आंसू लेते हुए वो तुरंत नीचे घुटनों पर बैठ जाता है और वांग जी को गले लगा लेता है और कहता है, लंजा तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम बहुत बुरे हो, बहुत बुरे हो, बहुत बुरे हो। तुम इतना अच्छा सरप्राइज़ कैसे दे सकते हो? तुम मुझे पागल कर देना चाहते हो क्या? तुमने ऐसा कैसे कर दिया? विंग को रोता हुआ देखकर वांग जी पहले तो कंफ्यूज था, फिर उसे जैसे ही समझ आता है ना वो हंस देता है और हंसते हुए विंग के बैग को सहलाने लगता है। फिर वो विंग को अपनी बाहों में उठाकर वहीं लगी पास में ही चेयर पर बिठा के उसके घुटनों को साफ करते हुए बोलता है, तुमसे किसने कहा था अपनी नीज़ पे बैठने के लिए? देखो
पूरी नीज को गंदा कर लिया है। तुम्हें चोट लग जाती तो? फिंग कहता है मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कब अपने घुटनों पे गिर गया। वांग जी फिंग को बस देखता रहता है और फिर उसके नोज़ पर हल्का सा टैप करता है अपनी फिंगर से और कहता है तुम भी ना विंग। फिंग कहता है मेरी रिंग फिंग। वांग जी कहता है अरे हाँ तुम्हारी रिंग। वांग जी अपने हाथ से रिंग लेकर फिंग को पहनाते हुए कहता है अब तुम मेरे हो, मेरा रिजर्वेशन हो चुका है तुम्हारे ऊपर। फिंग कहता है बिल्कुल। फिंग आई लव यू। फिंग भी कहता है आई आई आई। वांग जी कहता है फिंग आई। फिंग कहता है लंजा आई। वांग जी फिर कहता है लव। फिंग कहता है लव। वांग जी कहता है यू। फिंग कहता है यू। ऐसा बोलकर फिंग तुरंत वांग जी के गले में अपने सर को छुपा लेता है, जैसे कि वो बहुत ज़्यादा शर्मा रहा हो। और अब वो क्या करे, वांग जी इतना क्यूट है ही। पर जो भी था, फिंग के इतने शर्माने को देखकर वांग जी बहुत ज़्यादा खुश था। एंड देन फिर वो फिंग को बस हवा में उठाकर झूम लेता है। पास ही में से वो म्यूज़िक बजाता है और कहता है विंग हैप्पी बर्थडे। फिंग कहता है थैंक यू लंजा। अब आसमान में जो रोशनी थी वो पूरी तरीके से अंधेरे में डूब चुकी थी। आसमान में चांद निकला हुआ था, साथ ही उस फ्लावर गार्डन में उस गार्डन में ना काफ़ी सारी रोशनी बिखरी हुई थी, क्योंकि वांग जी ने शायद पहले से ही लाइट्स लगा के रखी थी और जो चालू भी थी। बट सूरज की रोशनी में वो लाइट्स कहीं जो उजाला था वो दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन जैसे ही अंधेरे ने सबको घेर लिया, उस रोशनी ने विंग को हर तरफ से चकमा दिया था। वो रोशनी हर तरफ फैल चुकी थी जो वांग जी ने विंग के लिए तैयार की थी। विंग और वांग जी काफ़ी सुंदर सा एक डांस करते हैं। एंड देन विंग कहता है मेरा तो यहाँ से जाने का मन ही नहीं है रंजा। वांग जी कहता है मुझे पता था, इसलिए मैंने देखो घर भी बनाया है हमारे लिए। तुम जब चाहो तब यहाँ आ सकते हो। इसकी 2 चाबियाँ हैं, एक मेरे पास रहेगी, एक तुम्हारे पास। और फिर जब हम लोग एक साथ रहने लगेंगे ना विंग, तो हम दोनों यहीं आके रहेंगे। और यहाँ तुम्हें किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है कि तुम क्या पहनते हो, तुम कैसे रहते हो। कोई तुमसे कुछ नहीं कहेगा। तुम्हें जो करना है तुम वो कर सकते हो। तुम्हारी फैमिली भी यहाँ नहीं आएगी। विंग वांग जी को देखता रहता है। वांग जी कहता है ऐसा नहीं है विंग कि मैं नहीं चाहता कि तुम जो हो वो बन के बाकियों के सामने ना रहो। मैं तो चाहता हूँ, पर मुझे पता है तुम ऐसा नहीं करोगे। तुम्हें अपने आप पे ज़्यादा चिंता दूसरों की रहती है और ये चीज़ मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। इसलिए मैंने ये घर बनाया है। यहाँ तुम अपनी मर्ज़ी से अपने हिसाब से रह सकते हो। चाहो तो 4 दिन के बर्तन मत धुलना, 8 दिन के कपड़े मत धुलना, 10 दिन तक अपने घर को साफ मत करना। तुमसे कोई कुछ नहीं पूछेगा, क्योंकि एक बार में सारा काम मैं कर दिया करूँगा जब भी मुझे छुट्टी मिला करेगी। विंग कहता है लंजा। वांग जी विंग को देखता रहता है। विंग वांग जी को फिर से गले लगा लेता है। विंग कहता है मुझे गोद में उठाओ। वांग जी वैसा ही करता है। विंग कहता है अब तुम मुझे अपने घर में लेके चलो। वांग जी विंग का हुक्म मानते हुए विंग को घर के अंदर लेके जाता है। फिर विंग कहता है मुझे रूफ पे जाना है। वांग जी सीढ़ियों से विंग को अपनी बाहों में लेते हुए ही चढ़कर छत पे पहुंचता है। वहाँ पर पहले से ही एक बेड रखा हुआ था, जिसके ऊपर छत बना हुआ है, पिलर्स लगे हुए हैं एंड हाफ वॉल लगी हुई है। चारों तरफ से हवा तो आएगी, लेकिन वो खुला हुआ भी है। हाफ वॉल है, हाफ नहीं है, और ऊपर रूफ है और जिस पे भी सीढ़ियाँ लगी हुई हैं। फिर कहता है ये क्या है? वांग जी कहता है खुली हवा वाला घर, मतलब कमरा। खैर ना, बारिश के मौसम में इसमें पानी आ सकता है, इसलिए छत, और गर्मियों के मौसम में ज़्यादा धूप आएगी, इसलिए हाफ वॉल्स। बट हमें खुला घर भी चाहिए, इसलिए हाफ वॉल्स नहीं है। वांग जी कितनी क्रिएटिव आइडिया को देखकर ना विंग उसको देखता रहता है कि ये क्या इंसान है। वांग जी कहता है क्या हुआ? विंग कहता है कुछ नहीं, मैं सोच रहा हूँ तुम्हारे अंदर इतना दिमाग आया कहाँ से, कितना अजीब हो तुम। विंग कहता है, विंग की इस बात पर वांग जी कहता है क्यों, क्या अजीब है? सही तो है,
मुझे ऐसा कमरा कब पसंद था, हमेशा से मैं चाहता था कि ऐसा हो। अब मुझे किसी ने बना के नहीं दिया तो क्या हुआ, मैं तो अपने लिए बना सकता हूँ ना। और अगर तुम्हें पसंद हो तो तुम भी रह सकते हो। तुम्हारा मतलब क्या है मैं भी रह सकता हूँ, क्या मेरा नहीं है? वांगजी कहता है तुम्हारा ही है, पर अगर तुम्हें पसंद नहीं आया तो कोई बात नहीं, मैं फिर भी ये रखूँगा। इकलौती चीज़ मेरी लाइफ में जो तुम्हारी मर्ज़ी के बिना मैं रखूँगा वो ये कमरा होगा, तुम्हारे इकलौता सौतन। वांगजी की इस बात को सुनकर ना विंग हंसते हुए बोलता है ये मेरा सौतन नहीं होगा, ये मेरा बेस्ट फ्रेंड होगा और ये तुम्हारा सौतन होगा। ऐसा बोलकर विंग अपने आप को वहाँ से उतारता है वांगजी की बाहों से, उस कमरे में चला जाता है। वांगजी वहाँ आता है और कहता है क्या कर रहे हो तुम, ये मेरा कमरा है। विंग कहता है अब से ये मेरा है। वांगजी कहता है इस कमरे का मालिक ही तुम्हारा है तो ये कमरा कैसे तुम्हारा नहीं होगा। विंग वांगजी को देखकर कहता है बेशरम। वांगजी विंग को बस देखता रहता है। देन वांगजी और विंग उस बेड पे लेट जाते हैं। आसपास से खुली हवा की वजह से आधी दीवारें उसमें नहीं थी, हाफ वॉल्स थी, इसलिए उसमें से काफ़ी ज़्यादा हवा अंदर आ रही थी। विंग कहता है तुम्हें ठंड नहीं लगेगी यहाँ पे? वांगजी कहता है मुझे तो अच्छा लग रहा है। वांगजी जो काफ़ी ज़्यादा थिक ब्लैंकेट अपने ऊपर डाल के बैठा था और विंग भी उसके अंदर था। विंग और वांगजी काफ़ी करीब थे, वांगजी की गोद में ही लगभग विंग बैठा हुआ था। विंग कहता है ये किसी सपने की तरह है लंजा, मुझे ऐसा लगा ही नहीं था कि कभी कोई मुझे इतने अच्छे तरीके से ट्रीट भी करेगा। मुझे लगा नहीं था कि मुझे इतना प्यारा प्रपोजल भी मिलेगा। वांगजी कहता है विंग तुमसे पहले मिलने तक मुझे नहीं लगा था कि इस लाइफ में मुझे कभी कोई किसी से प्यार होगा, मुझे कोई लाइफ पार्टनर भी मिल पाएगा, क्योंकि तुम्हें गे हो लंजा। वांगजी कहता है मैं खुद को बोलता तो था कि मैं गे हूँ, लेकिन मैं कभी मानने को तैयार नहीं था। मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैं कोशिश करूँगा तो मैं नॉर्मल हो जाऊँगा, इसलिए मैंने यार्ली को डेट करने की कोशिश की पर नहीं कर पाया। विंग कहता है लंजा हम दोनों इतना आगे बढ़ रहे हैं तो मैं एक और सच तुम्हें बताना चाहता हूँ। वांगजी कहता है बोलो विंग। विंग कहता है असल में मैंने तुम्हें बताया था, मेरे एक दोस्त के कहने पर मैंने लड़की बन के तुम्हें अपने झांसे में फंसाने की कोशिश की। वांगजी कहता है विंग कहता है वो जिंजीशुआन है, मेरे बचपन का दोस्त। असल में मुझे ऐसा लगने लगा था कि मैं उसे पसंद करता हूँ, क्योंकि वो एक इंसान ऐसा था जिसके सामने मैं जो हूँ मैं वो बन के रह सकता था। मैं लड़की की तरह घूमता था उसके सामने और वो मुझे बहुत अच्छे से ट्रीट करता था। कभी उसने मेरा मजाक नहीं उड़ाया, कभी उसने मुझे गलत नहीं बोला। मैं तो उसकी बहन का सामान यूज़ करता था और वो अक्सर अपनी बहन से पिट जाया करता था। मुझे याद है एक बार मैंने उसकी बहन की लिपस्टिक यूज़ करी थी और उसकी बहन ने उसके ना हाथ को तोड़ दिया था और उसने अपने हाथ को झुलाते हुए मुझे दिखाया था। वांगजी कहता है काफ़ी अच्छा दोस्त है तुम्हारा। वांगजी सरकास्टिक वे में बोल रहा था, उसे थोड़ा सा ना ऐसा लग रहा था कि विंग उस इंसान के बारे में क्यों बातें कर रहा है, पर जो भी था वांगजी कि इस सब चीज़ों को इग्नोर करते हुए विंग कहता है तो मैंने उससे बता दिया कि मैं उसे पसंद करता हूँ। उसने मुझसे कहा कि वो किसी को पसंद करता है और वो मुझे एक्सेप्ट कर लेगा तब जबकि मैं तुमसे तुम्हारी गर्लफ्रेंड यानी यार्ली को अलग कर दूँगा। और मैं पागल था, उसकी बातों में आ भी गया, क्योंकि अगर वो मुझसे तुम दोनों को अलग करने की बात कर रहा है तो फिर ऑब्वियस ही बात है उसे यार्ली पसंद है, मैं नहीं। तो वो मेरे साथ कैसे हो सकता है, और एक साथ अगर दो लोगों के साथ हुआ तो दोनों को चीट ही कर रहा है। फ़र्क इतना होता कि वो मुझे बता के चीट करता और यार्ली को बिना बताए। तुमसे मिलने के बाद मुझे समझ आया कि मैं उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता था उस तरीके से जैसा मैं सोचता था। वो मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त था, मुझे बस कोई मिल नहीं रहा था शायद प्यार करने के लिए, इसलिए मुझे ऐसा लगा कि वही एक राइट चॉइस है। वांगजी विंग को पकड़ के कहता है ऐसा तो नहीं है ना विंग, तुम्हें कोई मिल नहीं रहा है इसलिए तुम मेरे साथ हो। विंग कहता है तुम मेरे बारे में ऐसा सोचते हो। वांगजी कहता है नहीं, असल में अगर ऐसा है तो पहले ही बता दो, मैं कोई और मिलने भी नहीं दूंगा ताकि लाइफ टाइम तक तुम्हारे लिए एक लौती चॉइस मैं ही बन के रह जाऊँ, मतलब एक लौता ऑप्शन ही मैं रह जाऊँ, कोई और हो ही नहीं तुम्हें चूज़ करने का मौका ही ना मिले।
विंग ये सुनता है ना तो बिल्कुल हंस पड़ता है कि ये इंसान कितना सेल्फ ऑब्सेस्ड है। क्या कर सकते हैं, विंग से इतना ज़्यादा प्यार करता है। वांग जी को ऐसा देखकर विंग उसकी तरफ बढ़ता है और उसके लिप्स से अपने लिप्स को एक कर देता है। वांग जी विंग को देखता रहता है, फिर वो भी विंग को ज्वाइन कर लेता है एंड फिर उनके एवरी डे मीन्स एवरी डे वाले चीज़ की शुरुआत होती है, क्योंकि इसके बाद तो वो दोनों रुकने वाले नहीं थे। फाइनली जब दोनों की अंदर की वो एक आग कंप्लीटली डाउन चली जाती है, तब विंग वांग जी की तरफ देखकर कहता है, विंग वांग जी अब तो हम एक भी हो चुके हैं। अगर तुम अभी चाहो तो अभी भी तुम मुझसे दूर भाग सकते हो। अगर अभी नहीं गए तो अटैचमेंट बढ़ेगा और फिर मैं तुमसे चाहकर भी दूर नहीं हो पाऊंगा। वांग जी कहता है, तुम्हें ऐसा लग रहा था विंग मैं तुम्हारे साथ बस इसलिए हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं तुमसे सच में प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ विंग। तुम ऐसा कुछ मत सोचो मेरे बारे में, मैं सच में तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। तुम चाहो तो हम शादी कर लेते हैं। विंग कहता है, तुम्हें पता है ना चाइना में सेम सेक्स मैरिज इलीगल है। तुम क्या मुझे जेल भेजना चाहते हो? वांग जी कहता है नहीं, पर हम लोग रिलेशनशिप में तो है ना, एटलीस्ट हम लोग मैरिज रजिस्टर नहीं करेंगे पर शादी कर लेते हैं ना विंग। विंग कहता है, मेरे मॉम एंड डैड को कौन मनाएगा? वांग जी कहता है, क्या फ़र्क पड़ता है विंग, जब वो तुम्हारे बारे में नहीं सोचते तो हम उनके बारे में। विंग कहता है, नहीं लंजा, उन्होंने मुझे पढ़ाया है, उन्होंने मुझे पाल पोस के इतने काबिल बनाया कि मैं अपने बारे में सोच तो पा रहा हूँ, वरना वो मुझे ऐसा भी तो बना सकते थे कि मैं उनके इशारों पे नाचूं। इतनी ज़्यादा लॉजिकल थिंकिंग मुझे देते ही नहीं वो, तो ऐसा नहीं हो सकता लंजा। वांग जी कहता है, और अगर ऐसा हुआ विंग कि तुम्हें और मुझ में और उनमें से एक किसी को चुनना पड़े तो? विंग कहता है, ऐसा कभी नहीं होगा विंग, और अगर ऐसा हुआ भी ना तो मैं तुम्हें चुनूंगा, क्योंकि उनसे मेरा रिश्ता खून का है। कुछ टाइम तक वो मुझसे दुखी रहेंगे, परेशान रहेंगे, फिर एक टाइम के बाद मान जाएंगे। वांग जी कहता है तुम ही ना विंग, तुम मेरी बातों को इतना सीरियस क्यों ले लेते हो? वैसे भी तुम्हारे पेरेंट्स को हम साथ में मनाएंगे। इसके बाद वो लोग बस सो गए थे। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में विंग जागता है और जागकर वो देखता है कि वांग जी उसके पास ही है जो उसे देखे जा रहा है। विंग के बालों को सहलाते हुए वो विंग को देख रहा था। विंग कहता है, गुड मॉर्निंग लंजा। वांग जी कहता है, गुड मॉर्निंग विंग। विंग के पास आते हुए विंग के फोरहेड को किस करने के बाद वांग जी कहता है, विंग तुम आज से ज़्यादा खूबसूरत पहले कभी भी नहीं लगे। विंग कहता है, क्या हुआ? वांग जी कहता है, कुछ नहीं, तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हो विंग। ऐसा मन करता है बस तुम्हें देखता रहूं। विंग सच में बहुत ज़्यादा मैस्मराइज्ड ब्यूटी लग रहा था और वांग जी के लिए तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत, क्योंकि विंग उसकी बाहों में सोकर उठा और दूसरी बात वो सोकर उठा है। अब हम देखते हैं कुछ देर बाद का सीन। विंग वॉशरूम में खुद को जाने के बाद देख रहा था और बोल रहा था, क्या हुआ है, कितना ज़्यादा बेकार लग रहा हूँ मैं। इसलिए साथ लंजा मुझे सरकास्टिक वे में बोल रहा था कि मैं अच्छा लग रहा हूँ। वांग जी देखता है विंग नहा के बाहर आ चुका है। वांग जी कहता है, गुड मॉर्निंग बेबी। विंग कहता है, गुड मॉर्निंग। विंग के उतरे हुए फेस को देख कर ना वांग जी पूछ लेता है, क्या हुआ तुम्हें? विंग कहता है, तुम मुझसे मजाक में बोल रहे थे ना मैं अच्छा लग रहा हूँ सुबह, क्योंकि मेरा पूरे बाल मैसी थे, एकदम बिखरे हुए थे। ऐसा लग रहा था कोई चूहा आके मेरे बालों के साथ में कबड्डी खेल के गया हो। मेरे पूरे फेस का काजल फैला हुआ था, ऐसा लग रहा जैसे मैंने किसी काजल के पॉन्ड में जाके डुबकी लगा ली हो। मेरे कपड़े पूरे बिखरे हुए थे, इसलिए तुम बोल रहे थे ना ऐसा? वांग जी कहता है, नहीं विंग, तुम्हारा वो मैस्मराइज्ड चेहरा मुझे अभी भी याद है और लाइफ टाइम याद रहेगा। तुम मुझे खूबसूरत लग रहे थे सच में, और मैं मजाक नहीं कर रहा था। तुम्हारा काजल फैला हुआ था लेकिन वो तुम्हें और भी ज़्यादा खूबसूरत बना रहा था। तुमने नोटिस नहीं किया क्या? तुम्हारे बाल मैसी थे, वो तुम्हें ज़्यादा खूबसूरत बना रहे थे। विंग कहता है, तुम्हें अभी अच्छा नहीं लग रहा हूँ? वांग जी कहता है, तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हो, लेकिन तब तुम सिर्फ मेरे लग रहे थे। विंग कन्फ्यूजन में अपना सर टेढ़ा कर लेता है कि मतलब? वांग जी कहता है, तुम्हें मतलब जानने की ज़रूरत नहीं है, बस ये समझो
कि तुम उस समय मेरे लग रहे थे और अभी तुम बहुत खूबसूरत लग रहे हो, हालांकि अभी भी तुम मेरे हो। वांग जी अपने आप में हंस रहा था। विंग को कंफ्यूज छोड़कर वांग जी विंग को बिठाकर उसको अपना ब्रेकफास्ट करवाता है एंड फिर वो विंग को लेकर वहाँ से निकलता है। विंग जहाँ से जाना नहीं चाह रहा था, वांग जी उसे फिर से अपनी गोद में उठाकर वहाँ से निकला था। आज विंग ने नॉर्मली मेंस वाले क्लॉथ्स पहने हुए हैं। अपने बालों को उसने एक पॉनीटेल में बनाया हुआ है। सारे बालों को काफ़ी हाई पॉनीटेल में उसने बांधा हुआ था। एंड अभी वो लोग निकल चुके हैं कार से। विंग कहता है, मेरा घर कितना खूबसूरत था, मुझे वहीं जाना है। वांग जी कहता है, कुछ टाइम वेट करो विंग, हम शादी के बाद वहीं जाएंगे। विंग बस अपना सर हिला देता है कि वांग जी कितना भयानक मजाक करता है। फिर वांग जी विंग को उस घर छोड़ देता है। लगभग 1 हफ्ते तक वो लोग डेली मिलते थे, कैफ़े में बातें करते थे और काफ़ी ज़्यादा बहुत सारी फ़न की चीज़ें करते थे, पर उनके बीच में इंटीमेसी जैसा कुछ भी नहीं हुआ था। अब लगभग 1 हफ्ते बाद वांग जी विंग के घर आता है अपनी सारी फैमिली के साथ में। विंग तो उसे देख करके हार्ट अटैक से ही मरने वाला था और वांग जी अपनी पूरी फैमिली को लेकर आया। ये देख कर तो उसका तो पूरा एकदम जान निकल के बाहर आने को गई थी। और जो वो बात कर रहे थे वो सुनकर तो विंग को लग रहा था कि वो कहीं आसपास कोई कुआं देख के उसमें जाके डूब जाए। ये लोग क्या बातें कर रहे हैं, क्योंकि वांग जी के पेरेंट्स वांग जी के लिए विंग का हाथ मांगने के लिए आए थे। वो तो ये कहने के लिए भी तैयार थे कि चाहे तो वांग जी उनकी फैमिली में शादी कर लेगा, उन्हें कोई इशू नहीं है। एंड विंग को हैरानी ये हुई कि विंग के पेरेंट्स विंग से पूछते हैं इस बारे में। विंग कहता है कि उसे वांग जी बहुत पसंद है, लेकिन वो अपने पेरेंट्स के ओपिनियन को ज़रूर सुनेगा। वो उनसे पूछ रहा था कि उनका क्या ओपिनियन है। विंग सोच रहा था कि अगर उसके पेरेंट्स ने मना किया तो वो इतनी हिम्मत तो उसके अंदर है कि वो वांग जी के साथ भाग जाएगा, लेकिन वो अपने पेरेंट्स को मनाने की कोशिश भी करता रहेगा, उनसे दूर नहीं रह सकता वो। बस हैरानी की बात यह थी कि विंग के इतने कहने पर कि वो उनका ओपिनियन जानना चाहता है, वो लोग मान गए थे और रिश्ता तय हो चुका था। एंड फाइनली उनकी मैरिज भी फिक्स हो चुकी थी। एंड इसके 1 हफ्ते बाद उनकी शादी हुई, जिसमें जिन जुशवान भी आया था यानली के साथ। यानली जो वांग जी को टोंट कस रही थी कि आखिरकार उसने एक लड़के से शादी की, तो फिर क्यों जाकर उसने 1 साल का डेटिंग कॉन्ट्रैक्ट उसके साथ साइन किया था। एंड देन जिन जुशवान जो विंग की तरफ देखकर पूछ रहा था कि क्या विंग को कोई और नहीं मिला। विंग कहता है, तुम मुझसे बात ही मत कर, अगर बात की ना तो मैं तेरी बहन को जाके बता दूंगा, पिछली बार उसका सैंडल तोड़ने वाला मैं नहीं तू था। ये सुनकर ना जिनजुशन कहता है, हे मेरी बहन को ये पता चला ना तो उस दिन तो उसने बस मेरे पैरों को तुड़वाया था, आज तो मेरी जान ले लेगी। बिल्कुल नहीं, जहाँ तक मुझे पता है उसे बस ये लगता है कि तू उसके सामान से हाथ लगाता है तो तू नहीं किया होगा। उसे पता चला कि मैंने किया था तो मुझे मार डालेगी, मैं नहीं। वांग जी ये सब देखता है ना तो वो तुरंत विंग के पास आकर विंग को खींच लेता है। एंड बाकी सब लोग हंसने लगते हैं क्योंकि वांग जी बहुत जेलस हो रहा था और विंग अपने सर पे हाथ पे मारता है कि वो इस जल कुकड़ी का क्या करे। फिर विंग को वांग जी अपने हाथ हटाता है विंग के सर से और कहता है, विंग अपने आप को मारा मत किया करो, तुम्हें दर्द होगा। विंग ये सुनकर बस हंस पड़ता है। एंड विंग के पेरेंट्स ये सुनकर और भी ज़्यादा खुश थे क्योंकि विंग के पेरेंट्स को वांग जी ने मनाया था। हेलो एवरीवन, तो कैसा रहा आज का ये FF। आपको जो भी जैसा भी लगा आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। एंड ये 1 आवर का वन शॉट है, इससे लॉन्ग वन शॉट मैं किसी और दिन लेके आऊँगी। अभी के लिए बाय बाय। एंड मैंने इस बार ईजन फीस में पार्टिसिपेट किया है। थैंक यू शामा दी, आपने मुझे पार्टिसिपेट करने का मौका दिया। एंड लव यू एवरीवन, एंड आई ऑल्सो लव माई शामा दी। बाय बाय।